हे गाइस, वेलकम टू बैक यू टू माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाने वाले हैं, जो कि ये लेक्चर नंबर 6 रहेगा। इससे पहले हमने 5 लेक्चर पढ़ा दिया है जिसमें हमने आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था। और आज हम क्या पढ़ाएंगे? आज हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पढ़ाया था इससे पहले वाला टॉपिक। आज हम जो पढ़ाएंगे वो ट्रांसक्रिप्शन होगा और इससे जो अगली यूनिट होगी वो होगी ट्रांसलेशन। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना। जो जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है किसी भी प्रोटीन के बनने में। यानी कि कोई भी जब डीएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होकर एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए बनने के बाद में ट्रांसलेशन होने के बाद प्रोटीन बनता है। सपोज़ कीजिएगा आपका डीएनए से एमआरएनए बन गया, तो ये रिवर्सिबल भी कह सकते हैं रिएक्शन हो सकते हैं। यानी कि अगर डीएनए से एमआरएनए बन गया तो एमआरएनए से प्रोटीन भी बन जाएगा। लेकिन अगर एक बार प्रोटीन बन गया तो प्रोटीन से दोबारा एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन रिवर्सिबल नहीं होगा कि प्रोटीन से एमआरएनए बन जाए। तो आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। और जितने भी मेरे प्रीवियस लेक्चर आपने देखे होंगे तो आपके काफ़ी समझ में आ रहा होगा। कुछ कमेंट्स आ रहे थे अभी 1-2 दिन पहले कि हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा, आपका इंटरनल एग्ज़ाम है या एक्सटर्नल एग्ज़ाम है? अगर आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम आ रहे हैं तो हम 1 शॉट बना देंगे, यानी कि 1 यूनिट का 1 शॉट, यानी कि 1 या 1.5 घंटे की वीडियो बना देंगे जिसमें सभी जो आपके टॉपिक होंगे वो कंप्लीट करा देंगे। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ स्टूडेंट का बहुत रिक्वायरमेंट आ रही थी कि जल्दी से वीडियो डाल दीजिए ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। थोड़ा मेरा टाइम नहीं लग रहा था, इस वजह से नहीं हो पा रहा था। तो आप मुझे एक बार बता दीजिए आपका इंटरनल पेपर है या एक्सटर्नल पेपर है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम टाइम को अरेंज कर लेंगे। और एक व्यूवर हमारे बोल रहे थे कि टेलीग्राम पर सर्च कर रहे हैं लेकिन पा नहीं रहा है एडवांस डिग्री। नहीं, हम आपको जल्दी ही जो आपके नोट्स होंगे वो अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? तो देखिए, जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है इसमें 3 स्टेप होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। मैंने आपको ये पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप वो देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो जो इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, मैं आपको 3 पॉइंट में ये बातें समझा दूँ कि ये होता क्या है। जो इनिशिएशन होता है, इसे हिंदी में देखिए उन्याक बोला जाता है, और इसे समापक, यानी कि किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग होना, उसे क्या बोला जाता है? उसे इनिशिएशन बोला जाता है। दूसरा जो है वो है इलोंगेशन, यानी कि किसी भी चीज़ के बीच में आना। यानी कि कोई भी हम कार्य करते हैं, पहले उसकी शुरुआत करते हैं, फिर वो बीच में आता है और फिर उसका एंडिंग पॉइंट आ जाता है, यानी कि वो टर्मिनेशन हो जाता है। तो आपको इसी से पता चल गया होगा कि इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन क्या है। चलिए अब देखिए, रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का बनना। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसलिए लिखा है कि आपको ताकि याद रह जाए और समझ में भी आ जाए कि देखिए रेप्लिकेशन क्या होता है। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, और जो ट्रांसक्रिप्शन है वो डीएनए से एमआरएनए का बनना। ये कैसे होता है? 5 प्राइम इंटू 3 प्राइम की डायरेक्शन की ओर मूव करता है, यानी कि इस तरीके से बढ़ता है। मैंने आपको जो पहले वाली वीडियो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, मैंने आपको वो भी समझाई थी। तो चलिए देखते हैं पहले इनिशिएशन का स्टेप क्या है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा जो इनिशिएशन का स्टेप होगा। तो देखिए, जो ये पहला स्टेप कहेंगे इनिशिएशन का, यह सबसे पहले एंजाइम आएगा। मैं आपको आगे डायग्राम दिखा दूँगी जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या आएगा? इसमें एंजाइम आएगा, फिर सिग्मा फैक्टर आएगा। यह इनिशिएशन कारक होता है। तो जो एंजाइम होता है वो सिग्मा फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? वो इनिशिएशन कारक होता है, यानी कि इस क्रिया की जो
स्टार्टिंग की जो प्रोसेस होता है उसमें क्या रोल होता है, कौन चीज़ भाग लेती है, वो एंजाइम होते हैं जिसे सिग्मा फैक्टर बोला जाता है। तो पहले यहाँ सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा, यानी कि वो जो प्रोसेस होगी उसमें सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा। उसके बाद में सिग्मा फैक्टर होगा वो प्रमोटर रीजन से बाइंड हो जाएगा या बाइंड करेगा। तो देखिए एक इस तरीके की प्रोसेस होगी, मैं आपको आगे डायग्राम दिखाऊंगी। यहाँ पर अगर कोई भी सिग्मा फैक्टर जुड़ा, उसके बाद में प्रमोटर जुड़ेगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगी ये स्टेप, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा, सिग्मा फैक्टर प्रमोटर रीजन से में बाइंड करेगा जो कि पॉलीमरेज एंजाइम है। तो देखिए ये क्या है, सिग्मा फैक्टर जो है प्रमोटर रीजन से जुड़ेगा, और ये जो सिग्मा फैक्टर है प्रमोटर रीजन जो है ये क्या है, ये पॉलीमरेज एंजाइम है। मैंने आपको पढ़ाया था पॉलीमरेज सेकंड जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, यानी कि वो बहुत सारे एंजाइमों का फॉर्मेशन करता था। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा वो किससे, सिग्मा फैक्टर से बाइंड करेगा। उसके बाद में जब इतना डीएनए ढक लेगा, यानी कि जब इतनी सारी चीज़ें आ जाएगी, मान लीजिए ये पूरा डीएनए है आपका, जब इतना कर लेगा तो इतना डीएनए को ये ढक लेगा। उसके बाद में क्या होगा, ढक लेंगे, यह जो बना वो पूरा कॉम्प्लेक्स, इसने दूर तक डीएनए का लगभग 10 बेस पेयर का सीक्वेंस है, यानी कि जितना एरिया जो ये कवर करेगा इतना ये क्या है, 10 बेस पेयर है, यानी कि एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन, इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से 10 बेस पेयर को ढक लेगा, सीक्वेंस जो होता है उन्हें ढक लेगा। प्रमोटर रीजन का उसके ऊपर सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके जो ये सिग्मा फैक्टर होगा ये उससे जुड़ने का काम करेगा। तो रीजन उसके ऊपर सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा, फिर पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ जाएगा और यह कॉम्प्लेक्स बना देगा। फिर क्या होगा, लास्ट में आके पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी कि बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर बन जाएगी, यानी कि कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसे क्लोज कॉम्प्लेक्स प्रमोटर कहते हैं। जब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जब इस तरीके से बाइंड हो गया, जुड़ गया, तो देखिए एक तरीके से बंध गया, तो इसे क्या बोलेंगे, क्लोज बोलेंगे, इसे क्लोज कॉम्प्लेक्स प्रमोटर इसे कहा जाएगा। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। आप एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी बन रही है, जिससे हम भी मोटिवेट हो और आपका भी सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो। जो थर्ड स्टेप है इसमें, इसका जो अनुलेखन होगा, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहाँ से शुरू कर देंगे, यानी कि मैंने आपको पहले इनिशिएशन बोला, फिर इलोंगेशन यानी कि बीच में कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके बाद में क्या होगा, टर्मिनेशन का पॉइंट आएगा। तो इसमें क्या होगा, जब ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा, यानी कि अब एमआरएनए बनने की प्रोसेस शुरू हो गई, यानी कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। देखिए मैंने आपको यहाँ पर समझा भी रखा है कि डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू होगी। तो अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू हो गई, यहाँ से शुरू कर देगा। अगर सिग्मा फैक्टर जो यहाँ से रिलीज़ कर देंगे, यानी कि मतलब जिस ओर कर रहा है उसका उल्टा करने लगेगा, यानी कि सपोज़ करिए जो ये सिग्मा फैक्टर है इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये क्या करेगा, ये उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि वह उल्टा करने लगेगा। इस तरह से देखिए, जो इस तरह से यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा और पॉलीमरेज एंजाइम हेलिकेज एंजाइम के जैसे भी कार्य करता है। तो क्या करता है, हेलिकेज एंजाइम की तरह कार्य करता है। अब इसमें मैं आपको इसका थोड़ा डायग्राम दिखा देती हूँ, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा यानी कि किस तरीके से बनाना है। तो आप रुकिएगा। तो देखिए पहले मैं आपको ये डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में बनाना है। तो सपोज़ कीजिए ये आपका कोई भी क्या है, ये इस तरीके का आपका क्या है, ये कह सकते हैं आपका वो प्रोसेस चल रही है ट्रांसक्रिप्शन की, यानी कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। हमें यहाँ पर लिख लेते हैं, तो कौन सी प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ आपके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। इसमें क्या है, ये 3' इंटू 5' इंटू 3'। मैंने आपको पहले ही बताया था ये अपोजिट होती है एक दूसरे के,
इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये आपके बेस पेयर है, इस तरीके से यहाँ आपको बनाने होंगे क्या, बेस पेयर। तो आप भी अपनी कॉपी में बनाते चलिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में बनाने में आसानी हो। तो ये हो गया। उसके बाद में देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो क्या बताया, इसमें सबसे पहले कौन आकर जुड़ेगा, सिग्मा फैक्टर। तो मैंने अभी क्या बताया था पीछे, सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा। उसके बाद में आरएनए पॉलीमरेज आकर इसके ऊपर ही बाइंड कर जाएगा। कौन कर जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड कर गया। उसके बाद में इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिससे प्रारंभ होना यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या करेगा, वो स्टार्ट होने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। यहाँ तक आपके समझ में आ गया, सभी कमेंट कीजिएगा। तो देखिए मैं पहले बता दूँ, कोई भी स्ट्रैंड है उस पर आकर क्या जुड़ा, यहाँ पर आपका सिग्मा फैक्टर आकर बाइंड कर गया, उसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड कर गया। इसे प्रमोटर रीजन भी कहा जाता है। प्रमोटर क्या कहा जाता है, इसे प्रमोटर रीजन भी कहा जाता है। आप ध्यान से समझते चलिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। थ्योरी मेरे चैनल पर यहाँ पर आपको दिख ही रही है, मिल जाएगी, पहले आप डायग्राम को ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये कौन सा स्टेप हुआ, ये देखिए ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप। अब इसमें मैं आपको सेकंड स्टेप बता देती हूँ। सेकंड स्टेप में ये सेकंड स्टेप है, देखिए इसका, इसमें भी इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये बनाने के बाद में ये यहाँ पर तो बाइंड हो ही रहा था जो आपने देखा। देखिए आप थोड़ा डायग्राम सही बना लीजिएगा, मेरी ड्राइंग तो ऐसी ही है। तो यहाँ पर हो गया ये सेकंड। तो यहाँ पर जो बीच में जो है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा। और सिग्मा फैक्टर देखिए यहाँ पर अच्छी सी एक डायग्राम बनाते हैं, चलिए। ये आपके क्या हो गए, बॉन्ड, जो कि एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, इस तरीके से ये एक डीएनए की स्ट्रक्चर है। 3' × 5' और 5' × 3', यानी कि अपोजिट होता है। इसमें क्या हुआ, इसमें यहाँ पर एक सिग्मा फैक्टर बाइंड कर गया। इसे क्या बोला जाता है, इस रीजन को बोला जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। तो ध्यान रखिए किसे क्या बोला जाता है, ये ज़रूर आपको डायग्राम, अगर आपका टॉपिक आता है प्रोसेस और ट्रांसक्रिप्शन, तो अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिग्मा फैक्टर जुड़ गया, इसे आरएनए पॉलीमरेज बोला जाता है। आरएनए पॉलीमरेज बोला जाता है। इसका क्या कार्य है, इसका कार्य है एमआरएनए का फॉर्मेशन करना। तो देखिए मैंने क्या बताया था, इसमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू हो गई, वहाँ पर क्या हो गई थी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू हो गई थी। अब जो ये सिग्मा फैक्टर है, यहाँ से देखिए ये ऊपर जो बना है, ये आगे स्टेप में चलेगा। चलने के बाद में ये यहाँ पहुँच गया। ये सिग्मा फैक्टर जो है, ये यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि इलोंगेशन का स्टेप चल रहा है। तो देखिए ये आगे की ओर पहुंच जाएगा। ये कोडिंग स्टैंड है, यानी कि ये कोड करता रहता है। और ये क्या बन रहा है, यहाँ पर ये एमआरएनए बन रहा है, यानी कि इलोंगेशन की प्रोसेस चल रही है। अब मैंने बताया था जो लास्ट का जो स्टेप है वो है टर्मिनेशन। तो देखिए ये जो आपका थर्ड स्टेप है, इसमें क्या है, ये भी आपको कुछ इसी तरीके का होगा। देखिए यहाँ पर लास्ट में सिग्मा फैक्टर जो होगा वो, ये इसका लास्ट का कहाँ पर कोई भी स्टेप रुकेगा, ये है इसका टर्मिनेशन। ये क्या है, इसका टर्मिनेशन पॉइंट है। और यहाँ पर देखिए जो ये यहाँ से आगे की ओर बन रहा था, अब क्या होगा, ये जो सिग्मा फैक्टर होगा ये यहाँ पर पहुँच जाएगा आगे। ये यहाँ पर एक बॉक्स होगा जो कि टर्मिनेशन पॉइंट होगा, यहाँ से आगे नहीं यह प्रोसेस चल सकती। जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस थी, यहाँ पर आकर ये स्टॉप हो जाएगी। और ये इस तरीके से आगे की ओर चल रहा था, अब ये आगे पहुँच जाएगा सिग्मा फैक्टर। और ये जो एमआरएनए होगा, इस एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा पूरी तरीके से। तो देखें आपको दिखाई दे रहा होगा, ये थर्ड स्टेप था और ये लास्ट में बाहर निकल गया बनकर एमआरएनए, क्योंकि ये सिग्मा फैक्टर इससे टकरा गया, यानी कि टर्मिनेशन पॉइंट, यानी कि किसी भी चीज़ का एंडिंग पॉइंट
तो देखिए जो डीएनए के स्टैंड दोनों लिपटे हुए होते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो डीएनए के स्टैंड दोनों लिपटे हुए होता है, इसकी ऐंठन को खोलता है। जो ये सिग्मा फैक्टर होता है, ये क्या करता है, यानी कि मान लीजिए ये जो डीएनए है, इसकी जो ऐंठन होती है उसे भी खोलने का काम करता है सिग्मा फैक्टर। तो खोलता है, साथ ही कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन भी करता है। यह सभी कार्यों को कर लेता है, इसलिए इसे पॉलीमरेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए होना बहुत ज़रूरी होता है। जो 3' × 5' होता है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो 3' × 5' वाला, इसमें 5' से इंटू 3' और आरएनए जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि इसमें सिग्मा फैक्टर कारक उससे जाकर जुड़ता है और पॉलीमरेज एंजाइम इसमें पाया जाता है। अब यहाँ से यह आरएनए जो बनना शुरू कर देगा, देखिए पहले स्टेप में क्या करेगा, जो आरएनए बनना शुरू कर देगा, यहाँ पर आपको शुरू कर देता है, देखिए यहाँ पर बनना शुरू कर देता है, यह यहाँ से कौन से रीजन से 3' से इंटू 5' की ओर गया और ग्रीन स्टैंड, देखिए मैंने यहाँ पर आपको इसी स्टेप में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कोई कलर यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैंने जो फेयर कॉपी है उसमें ग्रीन स्टैंड यानी कि कलर यूज़ किया है, तो वो mRNA का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। अब देखिए आरएनए पॉलीमरेज लास्ट में आएगा, देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ये आरएनए पॉलीमरेज है ये लास्ट में आ गया और यह प्रमोटर से स्टार्ट होता है, यानी कि स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। मैंने आपको ऊपर दिखाया, ये प्रमोटर से स्टार्ट होता है और टर्मिनेशन रीजन से यह सिग्मा फैक्टर से निकल जाता है। तो देखिए किससे निकल रहा है, जो ये सिग्मा फैक्टर है उससे यह निकलने का काम कर रहा है। तो किससे निकल जाता है, ये सिग्मा फैक्टर से निकल जाता है। और जो प्रमोटर होता है इससे स्टार्ट होता है, टर्मिनेशन रीजन जो होता है सिग्मा फैक्टर से निकल जाता है और रो फैक्टर यह ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। तो देखिए इसे क्या बोलेंगे, तो देखिए इसे क्या बोला जाता है, इसे रो फैक्टर बोला जाता है, जो रोकने का काम करता है। यह ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है और सिग्मा फैक्टर आगे की ओर रन करता है, यानी कि आगे की ओर चलता है और ट्रांसक्रिप्शन को। अब यहाँ पर आरएनए का एक मॉलिक्यूल बन चुका है, यानी कि आपको देखिए नीचे जो दिखाई दे रहा है ये क्या बन गया, आरएनए का मॉलिक्यूल बन चुका है। जैसे ही टर्मिनेशन पर पहुँचता है आरएनए बनते बनते, तो यहाँ पे रो फैक्टर जुड़ जाएगा, यानी कि जैसे आरएनए बनना है तो ये आकर जुड़ जाएगा और इसका क्या कार्य है, और सिग्मा वाला अलग हो जाएगा। देखिए ये अलग होगा और यहाँ से इसी टर्मिनेशन होगा, आरएनए मॉलिक्यूल जो है वह वहाँ पर आकर एमआरएनए तैयार हो जाएगा। ये एक नया एमआरएनए तैयार होगा जिसे सिंगल स्टैंड कहा जाता है। तो देखिए ये सिंगल स्टैंड है। अब जो ट्रांसलेशन होता है, तो जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है वो एमआरएनए से प्रोटीन का बनना होता है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वो एमआरएनए से प्रोटीन का बनना था। यह प्रोसेस एक साथ होते होते यूकैरियोटिक में अलग अलग प्रोसेस होता है और ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसलेशन अलग अलग प्रोकैरियोट में होता है। अब मैं इसकी आपको थोड़ी थ्योरी दिखा दूँ, जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अब मैं आपको इसकी थ्योरी दिखाता हूँ। डीएनए के स्टैंड के दोनों लिपटे हुए होते हैं, देखिए कोई भी स्टैंड लिपटा हुआ है उससे लिपटे हुए होते हैं। इसकी ऐंठन को भी खोलने का काम करता है, साथ ही ट्रांसक्रिप्शन भी करता है। यह सभी कार्य कर लेता है, इसलिए पॉलीमरेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए ज़रूरी होता है। तो कैसा एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए ज़रूरत है, 3' से इंटू 5' और इस पर 5' इंटू 3' की ओर ये कार्य करता है। देखिए मैं आपको पहले थ्योरी दिखा दूँ, तो देखिए ये क्या करता है, ये 3' इंटू 5' की ओर कार्य करता है और आरएनए बनेगा इसमें सिग्मा कारक उससे जुड़ा हुआ पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है। अब यहाँ से आरएनए बनना शुरू कर देगा, कौन सा रीजन से 3' इंटू 5' की ओर गया और ग्रीन स्टैंड एमआरएनए कहेंगे। देखिए ये डायग्राम है, देखिए फर्स्ट स्टेप का आपका ये डायग्राम है, मैंने जो आपको बनाकर अभी समझाया था ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें सिग्मा फैक्टर आकर बाइंड गया, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज, फिर प्रोमोटर रीजन भी कह सकता है, फिर इस तरीके से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा जिससे प्रारंभ होगा ट्रांसक्रिप्शन। अगले स्टेप में ये यहाँ पर सिग्मा फैक्टर आ जाएगा, यानी कि
आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा, उसके बाद में एमआरएनए बनना शुरू हो जाएगा। ये आपका कोडिंग स्टैंड है, इसे टेम्पलेट स्टैंड बोला जाता है। देखिए जो अगला जो थर्ड स्टेप है वो टर्मिनेशन का स्टेप है, यानी कि एंडिंग पॉइंट है। इस तरीके से यहाँ पर ये रो फैक्टर जुड़ जाएगा, ये प्रमोटर साइट होगी जो कि रोक देगी, ये एमआरएनए का बन जाएगा। देखिए ये स्टैंड बन गया है, सिंगल स्टैंड है। ये सिंगल स्टैंड है जो कि एमआरएनए बन गया। इससे आगे आरएनए लास्ट में आ जाएगा। यह प्रमोटर से स्टार्ट हुआ था और टर्मिनेशन रीजन से सिग्मा फैक्टर से निकल जाएगा और ये रो फैक्टर टर्मिनेशन को रोकता है। सिग्मा फैक्टर आगे की ओर रन करता है, यानी कि चलता है ट्रांसक्रिप्शन को। अब यहाँ पर आरएनए का एक मॉलिक्यूल बन चुका होगा। जैसे ही टर्मिनेशन पर पहुँचेगा आरएनए को बनते बनते, तो यहाँ पर रो फैक्टर जुड़ जाएगा और सिग्मा वाला हो जाएगा। तब यहाँ पर इसका टर्मिनेशन होगा, या आरएनए मॉलिक्यूल है वहाँ पर आकर अलग अलग हो जाएगा। तब यह यहाँ पर इसका टर्मिनेशन होगा, या आरएनए मॉलिक्यूल है बाहर आकर एमआरएनए तैयार हो जाएगा जो सिंगल स्टैंड होगा। एक ये नोट है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट है। जो ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए से एमआरएनए का बनना होता है उसे क्या कहता है? ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए जो ट्रांसलेशन होता है एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, यह प्रोसेस एक ही साथ होती है। जो ये प्रोसेस होती है देखिए एक ही साथ है। और जो यूकैरियोटिक में अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जो यूकैरियोट सेल होती है उसमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट में जो होती है वो एक साथ ही होती है। अब इसे आगे भी समझाते हैं थोड़ा। तो देखिए यहाँ साथ में होते हैं, मैंने अभी पीछे बताया था जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन है प्रोकैरियोट में साथ होती है। तो प्रोकैरियोट में जो सेल होती है वो बैक्टीरिया होती है, यानी कि जो देखिए ये यहाँ पर आप देख लीजिए यूकैरियोट सेल है, ये प्रोकैरियोट होती है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन चालू होती है, लेकिन इसमें अलग अलग होता है। जो अंदर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस, उसके ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो होती नहीं, लेकिन यूकैरियोट में अच्छी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है। तो देखिए इसके बारे में बताया गया कि इसमें ना न्यूक्लियस पाया जाता है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती। इसमें सभी चीज़ें फ्रीडम में पड़ी रहती है, जो प्रोकैरियोट सेल होता है। लेकिन जो यूकैरियोट होता है उसमें क्रोमोसोम पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। जो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो देखिए जब इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होगी तो इसमें न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाएगा। ऐसे ही साइटोसोल में डीएनए का स्ट्रैंड पड़ा रहता है। तो ऊपर आपको प्रोकैरियोट में दिखाई दे रहा होगा जो उसका डीएनए होता है ऐसे ही फ्रीडम में पड़ा रहता है। जो यूकैरियोट सेल होते हैं इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर। जो देखिए ह्यूमन सेल होती है उसका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छेद होते हैं, यानी कि पोर होते हैं, या एमआरएनए से बाहर निकल आएंगे, फिर स्पोर और इसमें साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। अब यहाँ से साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का बनना शुरू हो जाएगा, जिससे एमआरएनए से प्रोटीन का बनेगा। हम लोगों को जो हम लोग हैं वो यूकैरियोट सेल है। तो क्या है हम लोग यूकैरियोट सेल हैं। ट्रांसक्रिप्शन के पहले हो जाएगा और पूरा बाद में हमें एमआरएनए बाहर जाएगा केंद्रक में। तो इसमें क्या होगा, उसमें पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके बाद में फिर एमआरएनए बनेगा, फिर वो बाहर आएगा केंद्रक में यानी कि न्यूक्लियस में, फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। पहले ट्रांसक्रिप्शन अंदर होगा न्यूक्लियस में, जो ट्रांसलेशन होगा फिर वो बाहर होगा। जो प्रोकैरियोटिक सेल की जो प्रोसेस है इसमें साइटोसोल और न्यूक्लियस में कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता। तो जो इसका साइटोसोल होता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता। इसका जेनेटिक मटेरियल और साइटोसोल एक ही साथ पाया जाता है। यहाँ पर साथ ही साथ एमआरएनए और प्रोटीन भी बनता रहता है। तो क्या होता है इसमें दोनों ही प्रोसेस साथ में होती रहते हैं, यानी कि एमआरएनए सभी और प्रोटीन एक साथ बनता रहते हैं। लेकिन जो यूकैरियोट सेल होते हैं उसमें पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि एमआरएनए बनता है, फिर ट्रांसलेशन होने के बाद में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट सेल है उसमें एमआरएनए तुरंत बनता है और प्रोटीन भी तुरंत बनता रहता है, यानी कि एक साथ ही ये चीज़ें बनती रहती हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको 1 यूनिट की 1 शॉट चाहिएगा, जिससे आपका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हमारा भी
हमारा मिशन तो आपका जो सिलेबस है वही कंप्लीट कराना है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस।